तो चलिए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने सच में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल कर रख दी। हरियाणा का पानीपत, इसे सिर्फ एक आम जगह या मैदान समझने की भूल मत कीजिएगा। असल में ये एक ऐसा ऐतिहासिक रंगमंच है जहां 3 भयंकर युद्धों ने पूरी की पूरी सल्तनतों के बनने और बिगड़ने की कहानी लिखी। ये कोई साधारण टकराव नहीं थे, बल्कि ये वो निर्णायक मोड़ थे जिन्होंने आने वाली कई सदियों के लिए भारत का राजनीतिक भविष्य तय कर दिया। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत ही सीधी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पानीपत ही भारत का निर्णायक युद्ध क्षेत्र क्यों बना। फिर हम चलेंगे 1526 के प्रथम युद्ध की ओर, जहां से मुगलों का आगमन हुआ। उसके बाद 1556 का द्वितीय युद्ध और मुगलों की नाटकीय वापसी। फिर 1761 का तृतीय युद्ध, जिसने मराठों का पतन देखा। और अंत में हम बात करेंगे इसके सबसे बड़े परिणाम की, जिसने ब्रिटिश शासन के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पानीपत, जो भारत का सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध क्षेत्र साबित हुआ। जरा कल्पना कीजिए, इन संघर्षों में दांव पर क्या लगा था। सत्ता के इस बिसात पर जो भी जीता, उसी ने पूरे भारत पर राज किया। 1526, 1556 और 1761, ये महज इतिहास के किताबों में दर्ज कुछ साल नहीं हैं। ये 200 सालों से ज्यादा तक चलने वाली राजनीतिक उथल-पुथल के सबसे बड़े मील के पत्थर हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का चेन रिएक्शन था, जहां एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया और हर युद्ध ने पुराने सारे समीकरणों को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रथम युद्ध और बाबर का भारत आना। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1526 की। काबुल से आए तैमूर के वंशज बाबर का सामना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हो रहा था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है दोनों सेनाओं का अंतर। जरा सोचिए, एक तरफ बाबर की सिर्फ 12,000 सैनिकों की छोटी सी सेना है, जिनके पास भारत के लिए बिल्कुल नई तकनीक वाली ऑटोमन तोपें हैं, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की विशालकाय फौज, जिसमें अजेय लगने वाले जंगी हाथियों का एक पूरा बेड़ा शामिल है। कोई मुकाबला ही नहीं दिखता, है ना? तो अब सवाल ये है कि बाबर ने इतनी छोटी सेना के साथ किया क्या? यहीं पर उसकी चतुराई काम आई। उसने एक खास सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे तुलगुमा कहते हैं। ये एक बेहद कमाल की युक्ति थी, जहां तेज तर्रार घुड़सवार सेना चुपचाप दुश्मन को पीछे से जाकर घेर लेती है। बाबर ने अपनी इस नई और तेज रणनीति को ऑटोमन तोपों के अचूक वार के साथ मिला दिया। नतीजा, युद्ध के मैदान पर एक ऐसा खौफनाक मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव बना, जिसके लिए लोदी की वो विशाल सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैदान का नज़ारा कुछ ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। बाबर की तोपों ने जब पहली बार आग उगली, तो उन कान फोड़ देने वाले धमाकों से लोदी के विशाल हाथी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने जिंदगी में ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। वो इतने दहशत में आ गए कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ गए और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ बस अफरा-तफरी और हाहाकार था, और इसी भारी अराजकता के बीच सुल्तान इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। इस जीत के नतीजे बहुत ही गहरे और दूरगामी थे। इब्राहिम लोदी के गिरते ही दिल्ली और आगरा के दरवाजे बाबर के लिए पूरी तरह से खुल गए। इसी एक पल ने भारत में आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। जरा सोचिए, एक छोटी सी सेना ने सिर्फ अपने दिमाग और नई तकनीक के दम पर इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर दिया था। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, द्वितीय युद्ध यानी मुगलों की वापसी। समय का पहिया घूमा और हम आ गए 1556 में। मुगलों के लिए ये समय बहुत ही नाजुक था। हुमायूं की अचानक मृत्यु हो चुकी थी और गद्दी का वारिस अकबर सिर्फ 13 साल का था और पंजाब में था। मुगलों की इस कमजोरी को देखते हुए एक बेहद ताकतवर हिंदू सेनापति हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। मैदान में एक तरफ हेमू के 30,000 घुड़सवार और 500 हाथी थे, और सामने थी बैरम खान के नेतृत्व में मुगलों की महज 20,000 की हतोत्साहित सेना। हेमू का पलड़ा इतना भारी था कि मुगल सेना बस हार ही मानने वाली थी। और फिर इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय उलटफेर होता है। हेमू जीत के बिल्कुल करीब था, एकदम कगार पर। तभी युद्ध के उस शोर शराबे में कहीं से एक भटका हुआ तीर हवा को चीरता हुआ आता है और सीधे हेमू की आंख में जा लगता है। वो वहीं बेहोश होकर अपने हाथी से नीचे गिर पड़ता है। ये पल साबित करता है कि किस्मत कैसे एक झटके में बाजी पलट सकती है।
एक पल में जो हार पक्की लग रही थी वो मुगलों के लिए एक चमत्कारी जीत में बदल गई। अपने अजेय नेता को यूं गिरता देख हेमू की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। वो विशाल सेना दहशत में मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। हेमू को बंदी बना लिया गया और तुरंत उसका वध कर दिया गया। किस्मत के इस एक अविश्वसनीय मोड़ ने मुगल साम्राज्य को उसके सबसे नाजुक दौर में बचा लिया और उस युवा अकबर को अपना साम्राज्य मजबूत करने का वो मौका दिया जिसने आगे चलकर भारत पर एक बहुत लंबे मुगल शासन की इबारत लिखी। अब समय है हमारे चौथे भाग का, तृतीय युद्ध, जिसने मराठों का पतन देखा। सदी बदल चुकी थी। 14 जनवरी 1761 का वो दिन एक बहुत विशाल आकार ले चुके मराठा साम्राज्य का सामना बाहर से आए अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हो रहा था। इस कहानी में एक बहुत गहरी त्रासदी छुपी है। एक तरफ मराठों की 1.5 लाख की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उनके सहयोगी जैसे सूरजमल युद्ध में उनका साथ देने नहीं आए। मराठे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। खाना खत्म हो रहा था, पीने का पानी नहीं था। दूसरी तरफ अफगान सेना थी जो संख्या में 1 लाख थी, लेकिन उन्हें उत्तर भारत के राजपूतों, जाटों और रोहिल्लाओं का भरपूर साथ मिल रहा था। मराठों का ये अकेलापन ही उनके लिए सबसे घातक साबित हुआ। और इस अकेलेपन की कीमत क्या चुकानी पड़ी? बहुत भारी। मैदान में इतनी खौफनाक और हताश कर देने वाली तलवारबाजी हुई कि जब दिन ढला तो मराठा सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस एक दिन के युद्ध में 40,000 से ज्यादा मराठा सैनिक मारे गए। 40,000! ये एक ऐसा भयंकर विनाश था जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत की रीढ़ी तोड़कर रख दी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, परिणाम, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का रास्ता साफ कर दिया। इस तीसरे युद्ध के विनाशकारी परिणाम ने सिर्फ एक साम्राज्य को खत्म नहीं किया, बल्कि इसने भविष्य के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। देखिए, समझना ये जरूरी है कि अब्दाली ने युद्ध भले ही जीत लिया था, लेकिन इस लड़ाई ने उसकी खुद की सेना को इतना कमजोर कर दिया था कि वो भारत में रुक ही नहीं सका। और इसका नतीजा, उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति शून्यता पैदा हो गई। देश में कोई ऐसी ताकत बची ही नहीं जो सबको एक साथ जोड़ सके या फिर बाहर से आने वाली नई ताकतों का डटकर मुकाबला कर सके। अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक कड़ी को एक साथ जोड़कर देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पहले युद्ध ने बाबर को सत्ता के शिखर पर बैठाया। दूसरे युद्ध में किस्मत के एक तीर ने मुगलों का डूबता हुआ साम्राज्य बचा लिया। लेकिन तीसरे युद्ध ने उस समय की सबसे बड़ी क्षेत्रीय ताकत मराठों को इतना कमजोर कर दिया कि भारत पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया। और इस खालीपन का, इस शक्ति शून्यता का सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया? बिल्कुल सही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पानीपत के मैदान में गिरे इन 3 बड़े डोमिनोज ने अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करने का सीधा रास्ता बना दिया था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोच कर देखिए, अगर इब्राहिम लोदी के हाथी नहीं घबराते, अगर हेमू की आंख में वो भटका हुआ तीर नहीं लगता, या फिर अगर 1761 में मराठों को उनके सहयोगियों का साथ मिल जाता, तो क्या होता? इतिहास अक्सर बहुत ही मामूली चीजों से तय होता है। एक तीर की दिशा या कूटनीति की एक छोटी सी चूक ने पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल कर रख दी। इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल तय है, इतिहास केवल अतीत का कोई मुर्दा पन्ना नहीं है, बल्कि यह उन छोटी छोटी घटनाओं का एक ऐसा जाल है जिसने हमारे आज को आकार दिया है। और यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।